नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल एजुकेशन विद जीबी में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी की नई क्लास शुरू कर रहे हैं और आगे मैं इसी सीरीज़ में अपने एजुकेशन की सीरीज़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाली हूँ। और जिसमें मेरे अपने जो नोट्स होंगे वो खुद से मेरे अपने जो सेल्फ नोट्स हैं जो मैंने खुद से तैयारी के दौरान बनाए हैं, मैं उन्हीं नोट्स को आपके सामने रखूँगी। उन्हीं नोट से मैं आप सबको पढ़ाऊँगी। तो ये भी मेरे अपने खुद से लिखे हुए नोट्स हैं और आप चाहो तो इनको कॉपी कर सकते हो, इनको लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और बाकी मैं आपको समझाते चलूँगी कि क्या इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बहुत डिटेल से लिखे हुए हैं, तो चाहे तो आप इनको ज्यों का त्यों उतार लो, जिससे आप दोबारा तिबारा जब भी आप रिवीजन करोगे, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा टॉपिक के बारे में। और अगर चाहे तो जो मैं बोल रही हूँ आप उतना भी नोट डाउन कर लो और अच्छे से वीडियो समझ लो, तो उससे भी आपका टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाकी आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपना एक रेफरेंस बुक ज़रूर नोट्स के साथ पढ़ाई करें। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ इन नोट्स के भरोसे ही ना रहें, आपको एक अच्छी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। क्योंकि ये मैंने अपने नोट्स खुद से बनाए हैं बुक्स पढ़ के। तो आप भी अगर किताब पढ़ोगे तो आपको एक अच्छी गहरी समझ उन टॉपिक्स के बारे में क्या हो जाएगी, आपको हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप कोई बुक भी और कुछ ना हो तो आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लें। या तो अगर आपके पास कोई, अगर आप रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रुप बी या सी की अगर ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ लें। और पॉलिटी के लिए तो 11th-12th का अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो बहुत ज़्यादा सही है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी से हमारे भारत की राज व्यवस्था के बारे में पूरा पता चल जाता है और संविधान के बारे में पता चल जाता है, सरकार कैसे काम करती है। ये सब हमारा क्या हो जाता है 11th-12th के ही नोट से, एनसीईआरटी से हमें अच्छे से हमारे समझ में आ जाता। हमारे क्या हो जाता है, हमारे लिए वो सफिशिएंट है। मतलब पॉलिटी के लिए तो 11th-12th बहुत सही है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकारों के इस टॉपिक से मैं शुरू करूँगी पॉलिटी। आगे हम सारे इसमें टॉपिक जितने भी पॉलिटी में इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, उन हम सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। और आप अगर अच्छे से इस क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी हर दिन एक नई वीडियो आने वाली है और मैं पढ़ाऊँगी इस प्रकार से कि एक बार में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके। जैसे अगर मैं आगे भी पॉलिटी शुरू कर रही हूँ तो पहले मैं पॉलिटी पूरी कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही मैं अगला जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, चाहे ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो मैं इसके बाद उसे पढ़ाऊँगी। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और आपकी एक अच्छी खासी तैयारी मैं कहूँगी कि हो जाएगी, आप अगर इन क्लासेस को डेली लेते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों में भी हमने कुछ टॉपिक्स रखे हुए हैं, सब टॉपिक। जैसे मूल अधिकार का क्या अभिप्राय होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, और इसमें भी क्या होता है हमारे मूल अधिकार। जैसे आपने देखा होगा हमारे मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। लेकिन आपने देखा होगा इसमें भी सारे आर्टिकल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सभी आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। अगर आप ग्रुप ए की अगर तैयारी, जैसे यूपीएससी वगैरह अगर इनकी आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें तो आर्टिकल्स पूछते नहीं हैं। बहुत रेयर होगा कि कहीं पे अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए, नहीं तो आर्टिकल्स नहीं पूछते सीधे सीधे, इनडायरेक्टली। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप हमको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होता है यूपीएससी लेवल के, उस लेवल के तैयारी में। यूपीएससी या यूकेपीएससी हो गया, बीपी, मतलब स्टेट्स के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उनमें तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। फिर भी स्टेट का फिर भी आर्टिकल पूछ लेते हैं, लेकिन यूपीएससी लेवल में आर्टिकल नहीं पूछे जाते। लेकिन ग्रुप बी या सी की तैयारी अगर आप इनकी कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाता है, सीधे सीधे कभी कभी सीधे सीधे आर्टिकल पूछे जाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या है, या कोई आपको स्टेटमेंट दे देंगे, कोई आर्टिकल किसी मूल अधिकार के बारे में लिख देंगे कि किस आर्टिकल के तहत आता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, या मैच करने को आ जाता है कि 2-3 अधिकार, मूल अधिकार इधर दे देंगे और उस तरफ दूसरी तरफ खंड ख में आपको क्या करें, उनके आर्टिकल्स लिख दिए होंगे, तो उनमें से क्या हो जाता है, मिलान करना होता है।
ठीक है। आप कल आपने देखा होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रुप सी में इनमें तो सीधे सीधे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, बाकी अपर लेवल में उतने कम पूछे जाते हैं। और इनमें से भी जो इतने हमारे मूल अधिकार हैं 12 से लेकर 36 तक, इनमें कुछ ही मूल अधिकारों में भी मूल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हैं 14, 19, 21 और 32। ये 4 क्या है हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मूल अधिकार हैं। 14 क्या होता है, जो समानता का अधिकार है। 19 क्या है, अभिव्यक्ति का अधिकार हमें जिससे प्राप्त होता है। 21 क्या है, जीवन का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। और 32 क्या है, 32 हमारा सबसे मूल, जिसे अम्बेडकर ने कहा क्या है, संविधान की आत्मा, जिन्हें डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है। इसमें क्या होता है कि हमें अगर मूल अधिकारों का हनन हमारा कहीं भी किसी भी प्रकार से हो रहा है, राज्य के द्वारा, किसी अन्य संस्था के द्वारा, तो हम सीधे उनके खिलाफ क्या जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उच्चतम न्यायालय, जहां आप जाना चाहो, अपने नज़दीकी किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत। और जब हमें उच्च न्यायालय में जाना होता है, हाई कोर्ट में, हम 226 के तहत हमें ये अधिकार प्राप्त है। तो और इनका संशोधन किस प्रकार, हमारे मूल अधिकारों में भी समय समय पर संशोधन होता रहा है, क्योंकि हमारे जब मूल अधिकार जब ये बनाए गए थे, संविधान लिखा गया था 1950 में, तो उस समय की परिस्थितियाँ और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, समय के साथ परिवर्तित हो जाती हैं। तो उस आधार पे उनकी व्याख्या करना भी क्या होता है, ये आवश्यक हो जाता है। और संविधान का की व्याख्या करने का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय ही हमेशा उसका मीनिंग हमें समझाता है, क्योंकि कई बार संविधान में कुछ लिखा होता है तो उसका मतलब सीधे सीधे, उसका मतलब असल क्या है वो क्या होता है, हमें समझ नहीं आता है, मतलब सीधे सीधे हम नहीं समझ सकते। तो उसकी व्याख्या, उसका मर्म हमें समझाता है उच्चतम न्यायालय। तो समय के साथ अलग अलग परिभाषाएं भी बदलती हैं। जैसे अगर आप आगे हम पढ़ेंगे जीवन का अधिकार, तो जीवन के अधिकार उस समय क्या था और आज जीवन के अधिकार का मतलब क्या, आज उसका बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। जीवन के अधिकार का आर्टिकल 21 का बहुत अत्यधिक विस्तार उसका हो गया है। तो उस समय की अगर बात करो तो उस समय सिर्फ इतना था कि शरीर जो है स्वस्थ, शरीर को कोई नुकसान नहीं है तो आपका जीवन सुरक्षित है। लेकिन बल्कि आज क्या है कि आज जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक अंगों की सुरक्षा ही जीवन का अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमारे और भी अन्य अधिकार, जैसे अगर मैं सीधे सीधे अभी रिसेंट करूँ तो पर्यावरण का मुद्दा भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, कि अगर हम स्वस्थ सांस लेना, ये भी हमारा मूल अधिकार हो गया, जीवन का अधिकार हो गया है। और भी बहुत सारे हैं, आगे जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उस समय मैं विस्तार से इसको बताऊंगी। तो अभी मतलब ये समझ लो कि इसमें भी समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, तो इसको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में क्या संबंध है, मूल अधिकार किसे मिले हैं, राज्य को, नागरिकों को प्राप्त हैं। और मूल कर्तव्य क्या है, ये क्या है, बाध्यकारी नहीं है। जैसे मूल अधिकार क्या है, हमारे बाध्यकारी हैं, इनके विरुद्ध हम क्या जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अगर मूल कर्तव्य भी हमारे संविधान में, ये भी संशोधन के बाद जोड़े गए। मूल संविधान में हमारे मूल कर्तव्य नहीं थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। मूल कर्तव्यों का भी एक अलग से टॉपिक आएगा। लेकिन इन दोनों में क्या क्या संबंध है, इसके तहत, इसके साथ साथ निदेशक तत्व और डीपीएसपी और मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। निदेशक तत्व क्या करता है, राज्य सरकार को मजबूत बनाता है, राज्य सरकार को मजबूत करता है। और जबकि मूल अधिकार क्या है, नागरिकों को प्राप्त है, ये नागरिकों को मजबूत बनाते हैं। तो इन दोनों में किस प्रकार से संबंध है, इन दोनों में समन्वय कैसे बिठाना है। तो इन दोनों को, निदेशक तत्वों को अगर क्रियान्वयन किया जाए तो मूल अधिकारों का हनन होने लगता है। ये आगे की सीरीज में हम पढ़ेंगे। और अगर मूल अधिकार दे दिए जाए तो निदेशक तत्व लागू नहीं किए जा सकते सरकार द्वारा, वो अपने कर्तव्यों का पालन सही से नहीं कर सकती। तो इस प्रकार क्या होता है कि दोनों के बीच भी संबंध हमको पढ़ने हैं, कि किस प्रकार से दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जाए। आगे आप हम शुरू करते हैं मूल अधिकार का अभिप्राय। सर्वप्रथम यहाँ से शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार, मूल क्या होता है, मूल मतलब जो हमें जन्म से प्राप्त हो। और अधिकार क्या होता है, अधिकार मतलब किसी चीज़ या वस्तु पे क्या होता है, अपना वर्चस्व, ये हमारा अधिकार। जैसे हम अधिकार जताते हैं ना, ये हमारा है।
तो ऐसे ही अधिकार क्या होता है, किसी पे अपना अधिकार जमाना, अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो मूल अधिकार, तो मूल क्या है हमारे मूल अधिकार, जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, पैदा होते ही क्या हो जाते हैं, हमारे अधिकार मिल जाते हैं हमें, मूल अधिकार। बाकी अधिकार क्या होते हैं, वोट देने का अधिकार बाद में मिलता है, और कानूनी अधिकार जैसे आप बैंक खाता नहीं खोल सकते हो पहले, 18 साल से पहले आप जब तक बालिग हो तो आपके नाम क्या होता है, आपको एक गार्जियन चाहिए होता है वहाँ पे। लेकिन मूल अधिकार में क्या होता है, आपको ये जन्म के साथ ही जैसे ही आप धरती पे आते हो, भारत में पैदा होते हैं, आपको मूल अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार ये तो अधिकार। आगे आप अगर ये मैंने जो भी ये नोट डाउन किया है, जो ये नोट्स बनाए हैं, ये मैंने डिटेल से लिखे हैं अपने समझने के लिए। और उस प्रकार अगर आप इन्हें नोट करना चाहते हो कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो। एक अच्छी समझ आपको पैदा, मतलब आपके मन में एक समझ अच्छी बैठ जाएगी इस टॉपिक के बारे में। और आप जितनी बार 2-2, 3-3, 4-4 बार अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप ये मूल अधिकार का मतलब क्या है कि आप अच्छे से समझ जाओगे। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, बाकी नोट ना भी करो तो इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको समझना अच्छे से कि इसका मतलब अभिप्राय या इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या होते हैं, जो हमें क्या होते हैं कि जन्म से ही मिल जाते हैं, इसलिए मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। आपने पढ़ा होगा आगे मैग्ना कार्टा कहा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब एक अधिकार है, ये फ्रेंच वर्ड है। तो ये क्या होता है, हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। और मूल अधिकार इसे कहाँ से लिया है हमने, यूएसए के संविधान से लिया है। क्या से, अमेरिका से। ठीक है, आगे आर्टिकल 30 इसमें आप पढ़ लो, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध पैदा होता है यदि राज्य ने अधिकारों के अतिक्रमण का प्रयास करे तो किसी भी व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार होता है। आर्टिकल 32 में ये कहा गया है, ये मैंने बता दिया आपको। अगला ये मैंने नोट किए ऐसे कि कुछ विधियाँ जो हमारी, इनके नाम बदले गए थे, ये मैंने लिखे हैं। आपने इन्हें पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा न्यूज़पेपर में। और अगर आप नोट करना चाहते हो आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। बाकी ये थोड़ा मैंने स्टोरी सी लिखी है। स्टोरी मतलब कि इसका बेस जो है कि जो हम जब हमारा संविधान बन रहा था या लागू हुआ था, उस समय जो संविधान सभा थी, संविधान निर्माता थे, उनके बीच क्या थी, एक चुनौती विद्यमान थी। कि चुनौती क्या थी कि हमारे नागरिकों को उन्होंने अधिकार देने थे, देश के नागरिकों को भी अधिकार देने थे, लेकिन देश की अखंडता एकता भी बनाए रखनी थी, संप्रभुता बनी रहे। तो इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना उनके मन में, उनके बीच क्या थी, एक गहरी चुनौती थी। तो दोनों में समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे जो हमें मूल अधिकार दिए वो पूरी तरीके से निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष अधिकार हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में क्या है, अधिकार पूरी तरीके से निरपेक्ष हैं, मतलब आप किसी भी प्रकार से उनका प्रयोग कर सकते हो। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में उस समय आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय क्या हो गया, इसका विभाजन भी हो गया, और बहुत जगह दंगे फसाद ऐसी चीज़ें देश में विद्यमान थी। इन सब के बीच हमारे संविधान निर्माताओं ने इतना बड़ा संविधान लिखा, बनाया, देश के नागरिकों को इतने बड़े अच्छे अच्छे अधिकार प्रदान किए। तो इस कारण क्या होता है, उस समय एक चुनौती थी कि इनको इतने अधिकार दिए जाएं। अगर किसी ने इन अधिकारों का मिसयूज़ कर लिया तो हमारी एकता खतरे में आ सकती है, हमारी अखंडता खतरे में आ सकती है। जैसे अगर आर्टिकल 19 की बात करें, अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलो सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश के जो हमारे संबंध होते हैं किसी अन्य देश से, सामरिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय जो भी संबंध हैं, उनके विरुद्ध आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर किसी से हमारा दोस्ताना रिश्ता, मित्रता पूर्व रिश्ता है, तो अगर हम उनके बीच अगर कुछ बोल रहे हैं, उससे क्या, उसका प्रभाव कहाँ तक होगा। तो इस प्रकार हम ये चीज़ें थी कि नागरिक जो है इनका मिसयूज़ ना करें। तो इसलिए ये हमें पूर्ण रूप से क्या होता है, इन पर कुछ अंकुश भी लगाया गया। अगर आप डिटेल में जब हमारा ये फंडामेंटल राइट जो है, हमारे मूल अधिकारों की सीरीज़ कंप्लीट होगी, तो आपको ये समझ आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार इतने भी हम नहीं प्राप्त है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंकुश। क्योंकि सरकार, संविधान क्या करता है, जैसे आपने अगर NCERT अगर पढ़ी है या पढ़ोगे, 11th 12th या पढ़ोगे, तो वहाँ पे छोटे छोटे कॉलम्स में दिया है ना कि उनके मन में, बच्चों के मन में सवाल आते हैं कि सरकार क्या होती है, एक तरफ से अधिकार देती है, एक तरफ से लेती है। सरकार, संविधान एक तरफ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। तो ऐसी स्थितियाँ आपके मन में भी क्वेश्चन उठेंगे कि लेकिन ये भी आवश्यक था, ये भी ज़रूरी था उस समय के। और उस समय क्या, अभी भी अगर आज भी आप देखो तो
उत्तर पूर्वी राज्यों में आज भी संकट बना हुआ है। अगर वहाँ आप इतने मूल अधिकारों को पूरा निरपेक्ष रूप में दे दिया जाए तो उस देश में क्या हो जाती, बहुत ही संकट उत्पन्न हो सकता था वहाँ के लोगों के लिए। किसी एक के मूल अधिकारों को बनाए रखने के लिए अन्य के मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। और अगर आप उत्तर में देखो, कश्मीर में देखो, कश्मीर के उधर जम्मू कश्मीर के एरिया में वहाँ पे क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम वाली घटनाएं होती रहती हैं। तो इस बीच में हमारे मूल अधिकारों को में कुछ अंकुश लगाना भी आवश्यक था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, दोनों के बीच संबंध बनाए रखने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए, नागरिक और सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए क्या करें, हमारे अधिकार इनको सापेक्षिक रूप से हमें प्रदान किए। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जितने भी मूल अधिकार है वो क्या है, निरपेक्ष है। भाग 3 के मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है अपितु सापेक्ष है। कहाँ, अमेरिका में। और आगे आर्टिकल 12 से शुरू होता है। 12 में क्या होता है, राज्य का स्वरूप और मूल अधिकार। राज्य का स्वरूप मतलब इसमें राज्य की यहाँ पे परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या होता है, संघ सरकार की संसद वो कार्यपालिका है। संघ सरकार की संसद वो कार्यपालिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका वो विधानमंडल, स्थानीय शासन और अन्य पदाधिकारी की परिभाषा व्याख्या करी है उच्चतम न्यायालय ने कि ऐसे कोई भी संस्था, ऐसे कोई भी नागरिक या संस्था क्या होते हैं जो किसी सार्वजनिक कार्यों में लगे हुए हैं, सार्वजनिक उद्देश्यों के कार्यों में लगे हैं, वो क्या आएंगे, सब राज्य के अंतर्गत आएंगे। जिनमें क्या होता है, राज्य के जिनके कर्मचारी को राज्य वेतन देता है, जिनकी भर्ती राज्य करता है, और जिनकी भर्ती भी क्या होता है, राज्य करता है, जिनको वेतन राज्य देता है। और वहाँ पे क्या करते हैं, उसका निर्माण क्या होता है, राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुरूप हुआ हो, तो वो सब क्या हो गए, राज्य के अंतर्गत आते हैं।